ओके, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्प्रिंग फोर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्प्रिंग फोर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। मतलब एक स्प्रिंग कितना फोर्स लगा सकती है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। अब समझना इस टॉपिक को। सपोज करो कि आपके पास कोई स्प्रिंग है। मान लो कि आपके पास कोई स्प्रिंग है और उसकी लेंथ आपको दे रखी है एल। देखो, इस एल को मतलब हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। एल का मतलब होता है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना तो आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रखा है, ना आपने कंप्रेस कर रखा है। मतलब नेचुरल लेंथ का मतलब है नो कंप्रेशन, मतलब आपने ना तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, ना आपने एक्सटेंड कर रखा है, नो एक्सटेंशन। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है एल। एल मतलब होता है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना तो आपने स्प्रिंग को खींच रखा है, ना आपने स्प्रिंग को क्या कर रखा है, कंप्रेस कर रखा है ना। ना तो आपने स्प्रिंग को खींच रखा है, ना आपने कंप्रेस कर रखा है। तो अगर आप स्प्रिंग को सपोज करो एक्स डिस्टेंस से खींचते हो, कितनी डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से। मान लो कि आप स्प्रिंग की लेंथ को एक्स डिस्टेंस बढ़ाते हो, तो तुम ध्यान से देखना, अगर तुम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचोगे तो स्प्रिंग आप पे थोड़ा सा फोर्स लगाएगी, लेकिन अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे तो स्प्रिंग आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे, स्प्रिंग उतना ज्यादा फोर्स लगाती है। आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो, स्प्रिंग उतना ज्यादा फोर्स लगाती है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब अगर आपने स्प्रिंग को ज्यादा खींचा तो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगी, अगर आपने स्प्रिंग को कम खींचा तो स्प्रिंग कम फोर्स लगाएगी। और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हम एक कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट है के। तो फोर्स का फॉर्मूला आता है के एक्स। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप स्प्रिंग को आगे खींचते हो ना, स्प्रिंग आप पे फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी। तुम कभी ध्यान देखना, अगर तुम स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे ना, तुम्हें लगेगा स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो अगर आप स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचोगे, मतलब एक्स अगर आगे की तरफ है तो फोर्स का होगा पीछे की तरफ। तो यहां पे क्या आ जाता है, माइनस। तो ये फॉर्मूला है फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग का। एफ का मतलब है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। के होता है, अब ध्यान से सुनना, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के को मैं डिस्कस करूंगा आगे। और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है आपने कितना खींचा, मतलब कितना एक्सटेंशन है या फिर कितना कंप्रेशन है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना, यह फॉर्मूला है F इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पे हर चीज का मतलब समझना। F का मतलब है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या चीज है उस पर मैं आ रहा हूं। एक्स का मतलब है कि आपने स्प्रिंग को कितना एक्सटेंड किया या कितना कंप्रेस किया, है ना। एक बार इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझना। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है एल। नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना तो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, ना आपने एक्सटेंड कर रखा है। फिर अगर आप इस स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचोगे एक्स, तो स्प्रिंग क्या करेगी, फोर्स क्या लगाएगी, पीछे की तरफ। और आप जितना खींचोगे फोर्स उतना लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। प्रोपोर्शन को रिप्लेस किया मैंने कांस्टेंट के से, तो फोर्स का फॉर्मूला आया माइनस के एक्स। इस माइनस का मतलब क्या है कि अगर आप स्प्रिंग को आगे खींचोगे तो स्प्रिंग आप पे फोर्स का लगाएगी पीछे की तरफ। तो लिख लो अपनी कॉपी में F इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। पहले हम के की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसके पहले कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं के की। तो तुम सब समझना के किस पर डिपेंड करता है, समझना सब लोग। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले अपन के की यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस के एक्स। तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, माइनस की तो कोई यूनिट नहीं होती। के की मुझे निकालनी है, एक्स की होती है मीटर। तो के की ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर। एक तो ये चीज याद रखना कि के की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर। और फिर एक और चीज याद रखना कि किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन
टाइप ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब जैसे आपने लोहे की स्प्रिंग यूज करी, कॉपर की यूज करी, स्टील की यूज करी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल। डायमेंशन का मतलब है कि आपने जो स्प्रिंग यूज करी उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है। और तीसरा डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। तीसरा डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। नहीं फाल्गुनी, मेरा वीडियो तो आ रहा है, एक बार आप चेक करो यार। ठीक है, तो वापस सब ध्यान से सुनना, सब वापस ध्यान से सुनना। तो अगर मेरे पास मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर सपोज करो कि मेरे पास मान लो कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की लेंथ है L। अगर मैं इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस आगे खींचता हूं, कितना, अगर मान लो मैं इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस खींचता हूं, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। और आप जितना ज्यादा खींचोगे ना उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट k से, इस k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक बात याद रखना, अगर आप स्प्रिंग को आगे खींचोगे तो स्प्रिंग आप पे फोर्स पीछे लगाएगी, तो यहां पे क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो F फोर्स है, K मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर। K किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। और X का मतलब है आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। X का क्या मतलब है, आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। तो अब सब समझना, एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। सब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, सब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर is stretched to 25 मीटर। तो एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। आपने उसकी लेंथ को स्ट्रेच करके कितना कर दिया, 25 मीटर। अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर इज स्ट्रेच टू 25 मीटर इफ, अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर, तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी। वापस सब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर, मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। इस स्ट्रेच्ड मतलब आपने उस स्प्रिंग को खींचा टू 25 मीटर। तो पहले 10 मीटर की स्प्रिंग थी, आपने खींच के कितना कर दिया, 25 मीटर। तो आपको बताना है कि अगर K की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर है, तो बताओ स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी। तो जब भी फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग का क्वेश्चन आए, सबसे पहले F का फॉर्मूला लिखा करो। F इक्वल टू होता है माइनस KX। अब आपको फोर्स तो ढूंढना है, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। K अपने पास है, K कितना दे रखा है, 20। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, K कितना दे रखा है, 20। अब बारी आती है X की। तो यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है, X में। अब तुम X का मतलब समझना। X का मतलब होता है कि आपने स्प्रिंग को कितना खींचा। तो पहले आपकी स्प्रिंग कितने की थी, 10 मीटर की थी। फिर आपने स्ट्रेच करके कितने की कर दी, ध्यान से देखो, आपने स्ट्रेच करके कितने की कर दी, 25 मीटर की। तो आप मुझे बताओ आपने स्प्रिंग को कितना खींचा, 15 मीटर। क्योंकि पहले 10 की थी, आपने 25 कर दी, तो आपने एक्सटेंड कितना किया, 15। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 15। तो आपका आंसर कितना है, -300 न्यूटन। है ना, किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे, एक एक्स पे। एक्स का मतलब है कि आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, है ना। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो, और कोई डाउट नहीं तो वैसे मैं अगला न्यूमेरिकल दे रहा हूं तुम्हें, वो तुम्हें ही करना है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से समझना। अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर इज कंप्रेस्ड टू, मतलब आपने कंप्रेस कर दिया,
इज कंप्रेस्ड टू 12 मीटर। 20 मीटर की स्प्रिंग थी, आपने कंप्रेस करके उसको 12 मीटर की कर दी। इफ आपको के दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर, फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो क्वेश्चन है कि बताओ स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया। फाइंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, सब लगाओ दिमाग। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, आपने कंप्रेस करके उसको 12 मीटर की कर दी, 20 से 12, और के आपको दे रखा है 10। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सब लगाओ दिमाग। देखो आप पेन और कॉपी लेके बैठो तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर तुम नहीं तो तुम्हें बोर होगा। अभी भी बोल रहा हूं, कितना आएगा देखो। सबसे पहले एफ लिखो, एफ कितना है माइनस के एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इस माइनस की झंझट को खत्म कर दो, मैंने खाली फोर्स की वैल्यू पूछी है तो डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू बता दो बस। के कितना है, के है 10। अब तुम समझना, 20 मीटर की स्प्रिंग थी, आपने कंप्रेस करके कितना कर दिया, 12 की कर दी। तो आप मुझे बताओ आपने कितना कंप्रेस किया, 8। तो यहां पे आ जाएगा 8, तो आपका आंसर कितना आएगा, 80 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या है, 80 न्यूटन आपका आंसर है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्स का मतलब समझना। एक्स का मतलब होता है कि आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या आपने कितना कंप्रेस किया। ठीक है, जैसे इस केस में अपन क्या कर रहे हैं, इस केस में स्प्रिंग को अपन कंप्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपने को धक्का मारेगी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग में, सर डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है हाँ डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग की का तरह, एकदम कंप्रेस। करेक्ट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की तरह है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो स्प्रिंग का ये वाला पार्ट है, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पीछे की तरफ कि आगे की तरफ। अगर पीछे की तरफ है तो कंप्रेशन, आगे की तरफ है तो एक्सटेंशन। एकदम करेक्ट वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। ओके, ये तुम सबको क्लियर हुआ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये सबको क्लियर है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ओके, तो देखो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। देखो सपोज करो कि आपके पास कोई स्प्रिंग थी, ठीक है, अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, मान लो एक्स डिस्टेंस से, तो मान लो अगर आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग मान लो ऐसी हो गई, आपने कंप्रेस कर दिया। लेकिन तुम ध्यान से देखना, जैसे ही तुम इस स्प्रिंग को छोड़ोगे ना, ये वापस अपनी लेंथ गेन कर लेगी, तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो होता क्या है, अगर आप किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो ना, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही आप रिलीज करते हो तो एनर्जी भी वापस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो किसी भी स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, देखो कैसे पता करते हैं। देखो याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स, याद है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। यू होता है पोटेंशियल एनर्जी, एफ होता है फोर्स। आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस करते हो तो वो कितना फोर्स लगाता है, माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। माइनस से माइनस गया, आप dx को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा kx dx इक्वल टू du। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। देखो पहले तो स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं था, तो शुरू में तो x कितना था, 0, तब पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 0। देखो पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब या तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी या स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। शुरुआत में तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, तो शुरू में x कितना है, 0, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 0। और मान लो आपने बाद में कितना कंप्रेस किया, x, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई x। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखना, k को बाहर निकाल दो, k कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और खाली du का इंटीग्रेशन होता है u। अगर तुम भूल गए हो तो याद रखना, खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और अगर x dx है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, x की पावर 1 है तो 1 + 1, नीचे 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो याद रखना, किसी भी स्प्रिंग में, किसी भी स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर बाय 2। के मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स का मतलब है कि आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया या कितना एक्सटेंड किया। ये डेरिवेशन भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चालू करना एफ से, फिर एफ की जगह पुट करना माइनस के एक्स, माइनस से माइनस काट देना,
dx को उधर भेजना और इंटीग्रेट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डिराइव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ज्यादा तपड़ जपड़ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है, इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा। और अगर मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो इसके साथ मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, तो वो न्यूमेरिकल कैसा आता है अब तुम लिखना, पहले इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आप किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो तो स्प्रिंग में क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, कोई बॉडी का मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी, कोई बॉडी अगर एनर्जी स्टोर करती है तो वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में और फॉर्मूला लिख लो, U = ½ kx²। और देखो बहुत आसान फॉर्मूला है, तो खुद ही कर लोगे, अगला क्वेश्चन देखना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो फोर्स लिखना, F की जगह -kx लिखना, माइनस से माइनस काटना, dx को उधर भेजना और इंटीग्रेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा और मैंने तुम्हें उस दिन की रिकॉर्डिंग शायद अभी भेज दी है ग्रुप में, परसों वाली रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेज दूंगा, पर एक बार लिख लो तो भी इसको, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, तो अब सब एक क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन है ये, अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, इज कंप्रेस्ड टू 15 मीटर। 20 मीटर की स्प्रिंग थी, कंप्रेस करके 15 कर दी। और क्वेश्चन है कि K = 10 न्यूटन पर मीटर, तो K की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर मीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो आप मुझे बताओ कि उस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। करो, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर। देखो तुम्हें पता है U का फॉर्मूला क्या होता है, U का फॉर्मूला होता है ½ kx²। तो आपको दो चीजें ढूंढनी है, K ढूंढना है और X ढूंढना है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सोचो, सब सोचो क्या आएगा इसका, नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ। 20 मीटर की स्प्रिंग थी, कंप्रेस करके 15 की कर दी। तो आप मुझे बताओ, देखो K तो पता है अपने को, K कितना है 10, बचा X। तो आप मुझे बताओ कि अगर 20 मीटर की स्प्रिंग थी, आपने कंप्रेस करके उसको 15 मीटर का कर दिया, तो आपने कितना कंप्रेस किया होगा, सोचो। 5 मीटर कंप्रेस किया होगा, 20 में से 15 गए 5, तो आपकी एनर्जी स्टोर कितनी आ जाएगी, ½ K कितना है 10 और X का स्क्वायर मतलब 5 × 5। करेक्ट आंसर आएगा 125 जूल। इसका आंसर कितना आएगा, 125 जूल। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में आपने X कैसे निकाला या K कैसे निकाला। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 मीटर एक्सटेंड करो या 5 मीटर कंप्रेस करो, है ना, आपका एनर्जी 125 ही आएगा, क्योंकि X दोनों केस में क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है। और डाउट नहीं है तो फिर मैं ग्राफ पे आऊंगा। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। सर कंप्रेस्ड में वैल्यू माइनस में नहीं जाती? अगर आप माइनस भी पुट करोगे ना तो देख, -5 × -5 क्या हो जाएगा तेरा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए खाली है ना वैल्यू ही पुट कर देना, साइन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके। मतलब अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो, दोनों केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगा। देख K तो नेगेटिव हो नहीं सकता, हाफ नेगेटिव हो नहीं सकता, और X का अपन स्क्वायर कर रहे हैं, तो X अगर नेगेटिव भी है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब सब चीजें पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ग्राफ मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो अब तुम लिखो अपनी कॉपी में ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ फॉर फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ किसका, फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का। देखो पहले अपन फोर्स का ग्राफ बनाएंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला आता है -kx। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, सब ध्यान से बनाना। तो आप पहले XY एक्सिस बनाना, Y पे फोर्स है, इस पे डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। और कोई तुम्हें पूछे इस लाइन का स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप होगा -k, और k यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लेना। कई बार लाइन का स्लोप पूछा जाता है,
तो इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस के। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, देखो U का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मुझे नहीं पता तुमने मैथ्स में पैराबोला अब तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो ना, जब भी तुम्हारे ग्राफ में x का स्क्वायर होता है तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से। देखो आपका ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं है ना, कब देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो लिख लो, इन दोनों ग्राफ को बना लो, फोर्स का ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपनी कॉपी में। दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आओ तो स्प्रिंग फोर्स याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड याद रखना, दोनों ग्राफ याद रखना। बना लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, बना लिया आपने ग्राफ, फोर्स का ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी खत्म होता है। एक क्वेश्चन मुझे तुम्हें कराना है, वो मैं तुम्हें करा रहा हूं, है ना। ये लिख लो अपनी कॉपी में, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद एक टॉपिक लिख लो अपनी, एक लाइन लिख लो अपनी कॉपी में, वर्क डन। मान लो कई बार एग्जाम में आता है वर्क डन, तो वर्क डन का, हाँ पूछो क्या पूछना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के केस में, किसके केस में, स्प्रिंग के केस में, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने स्प्रिंग को अभी कुछ कंप्रेस कर रखा है और स्प्रिंग में 100 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है ना। मैं बोल रहा हूं कि मैंने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है और स्प्रिंग में 100 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैंने स्प्रिंग को थोड़ा और कंप्रेस किया और अब मान लो स्प्रिंग में 250 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है। पहले कितनी थी, 100, अब कितनी है, 250। तो बताओ मैंने कितना वर्क किया, तो वर्क होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है, 250, इनिशियल कितनी है, 100। तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 जूल। इस कंसेप्ट को याद रखना, है ना। अगर मान लो आपने स्प्रिंग को शुरू में कंप्रेस किया है और मान लो उसमें 100 है, और मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने थोड़ी देर के बाद और कंप्रेस किया, अब 250 है, तो बताओ मैंने कितना वर्क किया। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, 150 जूल, है ना। ये वाला कंसेप्ट याद रखना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, वो है कोलिजन। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो अब जो हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं उस टॉपिक की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके का कोलिजन मैं आज करा रहा हूं, अगला कोलिजन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो उस कोलिजन को अच्छे से समझना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, परफेक्टली, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखना इसका मतलब क्या है। कोलिजन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा बॉडी का टकराना। अगर आपकी बॉडीज कोलाइड कर रही है तो वो प्रोसेस होता है कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब है कि आपका क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। इन इलास्टिक का मतलब है आपका क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। परफेक्टली का मतलब है कि आपकी जो बॉडीज है वो कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जाएगी। बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन, बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन। स्टिक करने का मतलब है कि टकराने के बाद, एक सेकंड ना चिन्मय, टकराने के बाद आपकी जो बॉडीज है वो स्टिक कर जाएगी। तो हम पढ़ेंगे अभी, पर बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, पर एक बार समझ लेना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन का मतलब है बॉडी का टकराना, इन इलास्टिक का मतलब है कि आपका एनर्जी लॉस होगा, परफेक्टली का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या कर जाएगी, टकराने के बाद स्टिक कर जाएगी। हाँ चिन्मय पूछो क्या डाउट है, अनम्यूट करके पूछ लो बेटा आप। सर वो पिछली वाली स्लाइड में डाउट है। हाँ एक सेकंड, हाँ पूछो। सर उसमें हमें मतलब ऐसे निकालने को भी दे सकते हैं कि यूएफ निकालो यूआई निकालो, हाँ उसके जैसे मान बाद ले कि मैंने तेरे को बोला कि मैंने पहले 1 मीटर कंप्रेस किया, ठीक है, तो तू यू इनिशियल कैसे निकालेगा, हाफ के 1 का स्क्वायर। फिर मैंने बोला कि मैंने इसको 2 मीटर और कंप्रेस किया, ठीक है, देख पहले से ही मैं 1 मीटर तो कंप्रेस कर चुका था, फिर मेरे को बोला गया कि मैंने 2 मीटर और कंप्रेस किया, तो अब टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, 3। तो फाइनल कितना आ जाएगा, हाफ के 3 का स्क्वायर। तो बस यहाँ पे यूएफ माइनस यूआई आ जाएगा।
ओके सर, ठीक। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। सर इसमें जैसे मतलब 2 मीटर क्यों नहीं लिया और ऐड कर दिया उसको? हाँ, क्योंकि देख फाइनली तेरी स्प्रिंग कितना कंप्रेस है, शुरू में मैंने 1 मीटर कंप्रेस कर रखा था, ठीक है, तो ये शुरुआत वाली तो तेरे को आसानी से मिल जाएगी। फिर मैंने बोला कि मैंने स्प्रिंग को 2 मीटर और कंप्रेस किया, तो तू बता स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन कितना है, 2 मीटर है कि 3 मीटर है? 3 मीटर। हाँ, तो यू के फॉर्मूले में जो एक्स होता है, इस एक्स का मतलब क्या होता है, टोटल कंप्रेशन होता है ना, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो इन तीनों वर्ड का मतलब समझना। कॉलिजन का मतलब तुम्हें भी पता है यार, अंग्रेजी मीडियम में हो, कि बॉडी का टकराना कॉलिजन। इन इलास्टिक मतलब इस कॉलिजन में एनर्जी लॉस हो रहा है। परफेक्टली का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी टकराने के बाद चिपक गई। क्या कर गई? चिपक गई। तो देखो, अब तुम याद रखना, एक बात याद रखना, चाहे कोई भी कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, खाली इनइलास्टिक हो या इलास्टिक हो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहते हैं। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है टकराने के पहले, मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या बराबर होता है? हमेशा बराबर होता है। तो टकराने के पहले का मोमेंटम और पी फाइनल मतलब टकराने के बाद वाला मोमेंटम, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन तो खाली इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखो, मोमेंटम कब सेम रहता है? जब फोर्स नहीं लगता है। तो अगर दो बॉडी एक दूसरे से टकरा रही है, तो ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे लगा रही है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया, एक दूसरे पे लगाया। तो मोमेंटम कब चेंज होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो टकराने के पहले का जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो, एनर्जी लॉस तो इसमें होगी, एनर्जी लॉस की बात अपन बाद में करेंगे। पहले एक बात याद रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जितना मोमेंटम टकराने के पहले होता है, उतना ही मोमेंटम टकराने के क्या होता है? बाद में भी होता है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूं, पहले तुम क्वेश्चन समझना, फिर तुम्हारा डाउट है तो तुम पूछना। सपोज करो कि ये एक बॉडी है 2 kg की, और ये इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो ये एक बॉडी है 4 kg की, ये इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो कोलाइड होने के बाद ये दोनों बॉडी क्या करेगी? एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 + 4, और मान लो ये मूव कर रही है, वेलोसिटी v से। तो क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी। देखो कैसे करेंगे, टकराने के पहले का मोमेंटम लिखो, तो p इनिशियल कितना आ जाएगा? देखो, 2 kg का मास है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 × 10 प्लस 4 kg का मास है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 4 × 5। देखो, दोनों वेलोसिटी उधर की तरफ है, इसलिए दोनों वेलोसिटी मैंने क्या ली? पॉजिटिव। अगर मान लो आपकी बॉडी पीछे जाएगी तो आपका क्या लेना है? नेगेटिव। तो 2 × 10 = 20, 4 × 5 = 20, तो ये कितना आ जाएगा? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अपन पी फाइनल लिखते हैं। तो फाइनल तो आपका कितना मास है? 6, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है ना। अपने को v तो पता ही नहीं क्या होगी, लेकिन कोई भी कोलिजन हो, आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है। तो आपका इनिशियल कितना है? 40, फाइनल कितना है? 6v। तो आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 40/6 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से निकालते हैं। वापस सुनना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपकी बॉडी टकराने के बाद क्या करती है? चिपक जाती है। तो आपको क्या करना है? टकराने के पहले का मोमेंटम लिखना है, टकराने के बाद का लिखना है, और दोनों मोमेंटम को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी है। इसमें अब किसी को कोई डाउट है? हाँ है ना फाल्गुनी? इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक सेकंड रुक जाना, ये लिख लो एक बार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो है, जैसे मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, और मान लो कि ये बंदा चोर है, ठीक है, और मान लो किसी पुलिस ने कोई बुलेट फायर करी, तो बुलेट आई, इसके दिमाग में घुस गई, और फिर ये दाग इसके दिमाग में चली जाती है। उसके बाद क्या करता है? ये चोर फिर नीचे गिर जाता है। तो ध्यान से देखो, ये बुलेट इसके दिमाग से टकराई, और फिर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब ये एक एग्जांपल जो मैं जनरली देता हूं। तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, कि आपकी बुलेट आके दिमाग में चिपक गई। तो ये आपका एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। कई बार होता है ना, जैसे तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि एक तरीके की वेल्डिंग भी इसी तरीके की होती है। मतलब अगर तुम्हें दो बॉडी को वेल्ड करना है ना, तो उनको बहुत हाई वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ फेंको, तो वो क्या कर जाती है? इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, इतना हीट, कि वो वेल्ड हो जाती है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसको बोलते हैं वैक्यूम वेल्डिंग, बोलते हैं शायद इसको।
जो है ना नासा वगैरह, इसरो वगैरह जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं ना, उसमें जो इक्विपमेंट होते हैं ना, उसको इसी तरीके से वेल्डिंग से वेल्ड करते हैं कि अब दो बॉडी को हाई वेलोसिटी से दोनों की तरफ फेंको तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतना गर्मी प्रोड्यूस होती है कि दोनों बॉडी वेल्ड हो जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम करो जल्दी, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो इसका। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक 6 kg का मास है, वो इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक 4 kg का मास है, वो भी इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब दोनों बॉडी टकराने के बाद चिपक जाएगी, तो आप मुझे बताओ कि जो फाइनल बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। करो, क्या आएगा इसका आंसर। सोचो। तो पहले आप इनिशियल मोमेंटम लिखना, फिर आप फाइनल मोमेंटम लिखना, फिर आप दोनों को बराबर कर देना। याद रखना, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ तो होती है क्या होती है, नेगेटिव। तो पहली बॉडी का तो कितना आ जाएगा, 6 × 10 आएगा कि नहीं आएगा। मास 6 है, वेलोसिटी +10, और दूसरी का मास 4 है लेकिन वेलोसिटी -10, तो +4 × -10, तो ये हो जाएगा 60 -40, तो ये कितना आ जाएगा 20। और पी फाइनल देखो 6 और 4 तो टोटल कितना हो गया 10, 10v, दोनों मोमेंटम को बराबर करो तो 10v = 20 आ गया, तो वेलोसिटी कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान से देखना, ये +2 है मतलब ये बॉडी का जाएगी इधर की तरफ, अगर ये -2 आता मतलब बॉडी का जाएगी पीछे की तरफ। इस तरीके से हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें बस एक चीज और है, फिर मैं तुम्हें 2D का क्वेश्चन करा के फिर क्लास खत्म करूंगा। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इस कॉलिजन में एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो एनर्जी लॉस होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे सपोज करो कि आपका m1 मास था, उसकी वेलोसिटी u1 थी, और m2 मास था, उसकी वेलोसिटी u2 थी, और मान लो टकराने के बाद तो ये एक हो गए, तो मान लो कि फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, इनिशियल मतलब टकराने से पहले, तो ये हो जाएगी ½ m1u1² प्लस ½ m2u2², और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब तो एक ही मास है, कितना है वो m1 + m2, और उसकी वेलोसिटी कितनी है v²। तो आप k इनिशियल की जगह ये पुट कर देना, k फाइनल की जगह वो पुट कर देना। इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर बस एक लास्ट चीज मुझे करानी है, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो इन इलास्टिक कोलिजन मतलब उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। कितना एनर्जी लॉस होगा, इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल काइनेटिक, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक मान लो 200 जूल है और फाइनल 85 है, तो 20 की 150 कहां पे गई, उस एनर्जी का लॉस हो गया। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और फिर अपन खत्म करेंगे। ठीक है, लिख लो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल मतलब टकराने के पहले, फाइनल मतलब टकराने के बाद। फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, वो है 2 डायमेंशन का क्वेश्चन। देखो सपोज करो कि एक 2 kg का मास इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक 2 kg का मास नीचे से ऊपर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि ये दोनों कोलाइड हुए और कोलाइड होके हो गए 4 kg के। तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले आप इनिशियल मोमेंटम देखो, ध्यान से देखो, इसका मास कितना है 2, पर इसकी वेलोसिटी आप 10 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे 10 i कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है i कैप। प्लस दूसरा मास कितना है 2, पर उसकी वेलोसिटी कितनी लिखोगे आप 10 j कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है j कैप। अब आप फाइनल वेलोसिटी लिखो, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मास तो 4 है पर वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो उसको ऐसे लिख दो v, है ना, मतलब खाली v लिख दो, अपने को पता ही नहीं है। लेकिन कोई भी कोलिजन हो, आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 i कैप प्लस 20 j कैप, 20 i कैप प्लस 20 j कैप, और फाइनल कितना है 4v। तो इस 4 को नीचे भेजना, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर 2 डायमेंशन के क्वेश्चन है तो आपको किसको यूज करना है, आई कैप को और जे कैप को, बस उनको यूज करके सॉल्व करना है। 1 डायमेंशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, 2D में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है,
अब तुम्हें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्प्रिंग फोर्स, सर एक बार एक्सप्लेन कर देना। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। देख, सपोज कर कि तेरे पास एक 3 kg का मास है और जो इधर की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और मान ले कि यहाँ पे तेरे पास एक 3 kg का, एक मान ले 6 kg का मास है जो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने बोला कि यहाँ पे दोनों का कोलिजन हुआ और दोनों एक हो गई, तो मतलब 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 kg। तो आप मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देख, पहले इनिशियल मोमेंटम लिख। तो ये जो 3 kg है इसका मोमेंटम कितना होगा, 3 इंटू 5 आई कैप, क्योंकि मास तो 3 है, वेलोसिटी 5 आई कैप। और जो 6 kg है उसका मोमेंटम कितना होगा, 6 इंटू 2 जे कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसमें, जे कैप में। तो ये कितना आएगा, देख, 3 5 जा 15 आई कैप प्लस 6 2 जा 12 जे कैप। अब अपन फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। तो फाइनल मास तो कितना है, 9, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो आप क्या करना, 9v को किसके बराबर पुट कर देना, 15 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो जितना मोमेंटम बाद में था उतना ही मोमेंटम, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो उस 9 को तुम नीचे भेजोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 15 आई कैप प्लस 12 जे कैप अपॉन 9, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आज तुमने स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास परसों है, मॉर्निंग में 9 बजे। ठीक है, चलो ओके यार।